everyone. So today we will be starting off with lesson 2 of ancient Indian history. In the last class we had discussed about the stone ages in India. मैंने आपको पैलियोलिथिक एज के बारे बताया था. I had told you about the Mesolithic age and I had told you about the Neolithic age. According to the timeline, the Chalcolithic age was the age which was the last to come in the Stone Age timeline. नाउ चालकोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटल की डिस्कवरी के बाद आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटल अ नंबर ऑफ प्लेसेस हैड इवॉल्व्ड. बहुत ज्यादा जगहों का एवोल्यूशन हुआ था एंड दीज प्लेसेस एवोल्यूटेड टू फॉर्म सिविलाइजेशंस. नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन मैम. देखो एक सिंपल एग्जांपल से आई विल टेल यू. टेक फॉर एग्जांपल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. Now we know that you find some elements here in Delhi. Then what you see is find some same elements in Kolkata. समझ लीजिए आपको एक तरह का सील मिल जाता है. इस सील में ना एक समझ लीजिए एस करके एक सिंबल बना हुआ है. सिमिलरली आप देखते हो कैलकाटा में भी आपको ऐसे बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं. इस टाइप का सेम सिंबल समझ लीजिए आपको महाराष्ट्र एरिया में भी मिलता है. सेम टाइप का एस आपको मिल जाता है इन द तमिलनाडु एरिया. सो इन दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर सारे जगहों पे ये इस टाइप के हमें सील्स मिलते हैं, दैट मीन्स कि कभी ना कभी किसी ना किसी इंडिविजुअल ने इसे यूज किया था. इन द सेम वे क्या हुआ था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बना था. नाउ इन द लास्ट क्लास आई हैड टोल्ड यू कि बाय द टाइम जब हमारा 1856 का जब टाइम था 1850s का, हमें लगता था कि इंडिया का जो पास्ट है दैट हैज स्टार्टेड विद द ऋग्वैदिक एज. यानी कि हमें सिर्फ पता था कि 1500 BC के टाइम से इंडिया बना है, उसके बाद ही इंडिया में लोग आना स्टार्ट हुए, उसके बाद से ही इंडिया इनहैबिट हुआ. वी न्यू ओनली ऑफ द आर्यंस कमिंग इनटू इंडिया. अब उनके बारे हमें कैसे पता चला? सी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दीज 4 वेद. इतना तो सबको ही पता होगा. अब देखिए ये चारों बुक्स क्या थे? प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड थे. प्रॉपरली उस टाइम का सोशल कल्चर, उस टाइम का इकोनॉमिक कल्चर, उन टाइप का रिलीजन के बारे हमें बताते थे. बट उसके पहले का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था. और हिस्ट्री जो है इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस. तो व्हाट हैपेंड इन 1856 इज दैट कि पाकिस्तान में बिटवीन लाहौर एंड कराची, पाकिस्तान में देयर आर 2 प्लेसेस बाय द नेम ऑफ लाहौर एंड कराची. उसके बीच में ना रेलवे टैक्स लगी जा रही थी. अगर आप उसे मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करो, सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर वाज समवन बाय द नेम ऑफ लॉर्ड डलहौजी. Now, Lord Dalhousie had started the construction of railways in the year 1850. इंडिया में उन्होंने रेलवे का कंस्ट्रक्शन करवाना था. तो लाहौर और कराची के बीच when he was trying to lay down rail tracks, जो workers थे ना, they found बड़े-बड़े bricks. उन्हें ना बड़े-बड़े well burnt, proper bricks, proper dimension के bricks मिले. तो workers को इतना समझ में नहीं आया. Workers गए उनके पास और जाकर बोला, sir, we have found bricks. उन्हें उतना समझ में था नहीं. अगेन इट इज हिस्ट्री, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड ओल्ड थिंग्स. सो उन्होंने बोला अच्छा है ना, अगर हमें खजाना मिल गया है ब्रिक्स का तो चलो इसे ही बिछा दो. प्रॉपर तरीके से पूरे रेलवे ट्रैक्स पे उन्होंने ये हड़प्पन वैली का जो ब्रिक्स था ना वो उन्होंने डाल दिया. नाउ सी, अब आपको अगर याद है मैंने आपको बताया था, और इफ यू पीपल डोंट नो आई एम जस्ट टेलिंग यू, देयर वर सर्टेन पीपल इन इंडिया जो आज़ादी के टाइम पर यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स ओरिएंटलिस्ट्स. ठीक है, अब ये जो ओरिएंटलिस्ट थे दे रियली बिलीव्ड इन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. देखो जब भी अंग्रेज इंडिया में आए थे उन्होंने हमें तो यही बोला था ना कि भाई आपका जो कल्चर है वो बहुत नया है, आपका जो कल्चर है वो बहुत इंफीरियर है, हमने जो डेवलप किया है वी आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल, और हमारी जो संस्कृति है वो सालों से चली आ रही है, आपकी संस्कृति उतनी पुरानी नहीं है. तो कहीं ना कहीं इंडियंस में एक इंफीरियर टाइप का फीलिंग था. अब इस चीज को अगर आप ठीक से समझोगे, उस वक्त में देयर वाज नो वन जो इस थ्योरी को जस्टिफाई कर सकता था कि इंडस वाली सिविलाइजेशन है. हमें बस इतना ही पता है कि भाई वेद ऋग्वेद है, इसका मतलब है जब आर्यंस इंडिया में आए थे उसके बाद ही में इंडिया में उत्पादन हुआ था, उसके बाद ही इंडिया में लोग आए थे. अब 1861 में, ये ईयर को प्लीज मार्क कर लीजिए आप लोग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग डाउन आंसर्स. 1861 में ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था.
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन ओरिएंटलिस्ट्स की वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था और इसके पहले डायरेक्टर जनरल का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इस नाम को भी प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। नाउ अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने क्या किया था, उन्हें ना बाद में उन्होंने और ऐसे ब्रिक्स देखे, बट इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था ना, इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज मोर फुली बिटवीन 300 बीसी टू 600 बीसी, यानी कि ये ज्यादा लेटर वैदिक एज में ज्यादा ये फोकस करते थे। इन्हें लगता था नहीं यहाँ पे क्या सिविलाइजेशन होगा, जो भी सिविलाइजेशन होगा वो तो नया नया होगा, वो तो मतलब यहाँ पर तो इंडिया में तो कुछ नहीं हो सकता, तो ही डिड नॉट बॉदर अबाउट इट। सेकेंड रीजन देखो, ब्रिटिश जो थे वो इंपीरियलिस्ट पावर्स। अब इंपीरियलिस्ट पावर को क्या मतलब है इंडिया के पास से, इंडिया की यूनिटी से, इंडिया के ग्लोरियस पास से, वो तो यहाँ प्रॉफिट मोटिव से है। दैट इज द रीजन, दैट इज द सेकेंड रीजन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आने में इतना टाइम लग गया। और थर्ड रीजन ये था कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था, ही हैड अवॉइडेड, उन्होंने ना क्या बोला, उन्होंने अवॉइड कर दिया था कि अरे मिला तो क्या हुआ, थोड़ा सा ईंट ही तो मिल गया है, वो पहले का कभी होगा, दबा हुआ होगा, बहुत पुराना नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड। आप सबने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से और उसके पहले के सिनारियो के वजह से ब्रिटिश ने ना बहुत दिन तक यहाँ पर एक्सकवेशन नहीं किया, बहुत दिनों तक ब्रिटिश ने इस एरिया में एक्सकवेशन नहीं किया। फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था उस वक्त में सर जॉन मार्शल पावर में आए। सर जॉन मार्शल जो थे ही बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई। अब सर जॉन मार्शल साहब ने बोला, अब सर जॉन मार्शल साहब ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाई, एक कमिटी टाइप की चीज बनाई और उसमें से ना उन्होंने बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारे हिस्टोरियंस को बोला कि आओ चलो हम इस एरिया को चेकआउट करते हैं, ठीक है। एंड दीज पीपल वर द पीपल जिन्होंने मोहनजोदारो को बनाया, दे वर दोज पीपल जिन्होंने हड़प्पा को फाइंड किया था। सो इस टाइप से ये ब्रेकअप हुआ था। आई टेल यू द नेम्स ऑफ द सेम। आप अपने प्रीलिम्स के लिए और आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये सारे फैक्ट्स को आप लोग राइट डाउन कर सकते हो कहीं। Now these names are very very important for you to remember because जब भी आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो लोग यूजुअली क्या करते हैं ना, मेंस के टाइम पे अगर आप यूपीएससी की बात करो, ये लोग क्या पूछते हैं, दे विल आइदर आस्क यू कि आप बताओ डिक्लाइन क्यों हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपसे पूछेंगे कि बताइए किस तरीके से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था। तो यहाँ पर अगर आप इंपॉर्टेंट नेम्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट का नाम नहीं लिखोगे तो फिर आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे। दैट इज द रीजन कि मैं कुछ नेम्स यहाँ आपके लिए लिस्ट कर रही हूँ। प्लीज मेक श्योर कि इन नेम्स को आप याद कर लो। सो सर जॉन मार्शल ने क्या किया था, ही हैड स्टार्टेड द एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब क्या है कि जमीन से ना धीरे धीरे उन्होंने खुदाई चालू करवा दी थी। अब ये खुदाई दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल, कि क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया रहता है, उस एरिया में आप इस तरीके से आप एक्सकवेशन करो। अब आपको क्या लगता है, देखो जैसे जैसे हिस्ट्री पुराना होता है, चीजें पुरानी होती है, उसके ऊपर धूल एंड डस्ट जमता जा रहा है। तो एक लेयर इस तरीके से डस्ट से जम जाता है, फिर सेकेंड लेयर पे इस तरह से डस्ट आता है, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। तो अगर आप वर्टिकल एक्सकवेशन कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एकदम ओल्ड टाइम्स में चले जा रहे हो, यस और नो। और एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में क्या होता है, आप पहला एक लेयर ऐसे हटाते हो, एंड ये एरिया जो रहता है वो काफी बड़ा रहता है। तो टेक्निकली ना आप एक एक करके फेजेस में जा रहे हो। आप बोल सकते हो मैं 100 साल पहले हिस्ट्री का एक्सकवेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप बोल सकते हो अच्छा मैं 200 साल पहले का कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आप सीधा बोल सकते हो मैंने एक बहुत ही छोटी जगह पे बहुत ज्यादा टाइम तक मैं चेकिंग कर रहा हूँ। दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सकवेशंस, वन इज वर्टिकल एक्सकवेशन। वर्टिकल में क्या होता है, आप बहुत पुराने टाइमलाइन में बहुत स्मॉल एरिया में पेनिट्रेट करते हो, और वर्टिकल में क्या होता है कि आप बोलते हो भाई बहुत बड़ा एरिया है बट लेयर बाय लेयर में आप एरिया को हटाते हो। दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम। वर्टिकल एक्सकवेशन विल टेक लेस एंड लेस टाइम। Now, Sir John Marshall जो थे, he was the Director General. He was the Director General of the Archaeological Survey of India. इन्होंने क्या किया था, इंडस वैली के लिए इन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाया था। अब
आप देखोगे कि इस टीम में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे जिनके नाम आप अक्सर पढ़ते होंगे अपने हिस्ट्री बुक्स में। पहला नाम जो था दैट वाज DR साहनी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने पहला इंडस वैली का पहला साइट एक्सकवेट किया था 1921 में, जिसका नाम था हड़प्पा। The first place that was excavated was done by DR Sahni in 1921 and the place was known as Harappa. Since ये पहला नाम था, even though ये सबसे बड़ा साइट नहीं था, लेकिन this was the first excavated site, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हम हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सेकेंड पर्सन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर थे, that was R.D. बैनर्जी। That was R.D. बैनर्जी। R.D. बैनर्जी साहब ने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को। तो ये मोहनजोदारो जो था दैट वाज द बिगेस्ट साइट, वहां का ये सबसे बड़ा साइट था। टेक्निकली इट वाज द बिगेस्ट साइट एंड इट वाज डन बाय R.D. बैनर्जी। तब आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चंस आते होंगे कि अगर सबसे बड़ा साइट मोहनजोदारो है तो हड़प्पन वैली क्यों बोलते हैं? देखो, हिस्ट्री पे जब नेमिंग की बात आती है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल समझ लो आप, ये एक तरह का मेथड समझ लो कि जो द प्लेस एंड द आर्कियोलॉजर जिसने सबसे पहले एक्सकवेशन करता है, जो सबसे पहले डिस्कवरी करता है, उसी के नाम के ऊपर सारा का सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स रख दिया जाता है। तो सिंस DR साहनी साहब ने हड़प्पा को सबसे पहले एक्सकवेट करके फाइंड आउट किया था 1921 में, इसीलिए इस इंडस वैली का नाम हम हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने सारे जगहों पे पाई गई थी, यहाँ देखा गया था कि बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स देखे गए। तो इसके बेसिस में इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स में बांटा जाता है, बट हम ना अपने GS लेवल के लिए सिर्फ 3 पार्ट्स को पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट विल बी द अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है। सेकेंड फेज जो हमारा रहेगा दैट विल बी द मैच्योर हड़प्पन फेज, एंड थर्ड फेज जो हमारा रहता है वो रहता है लेटर हड़प्पन या पोस्ट हड़प्पन फेज। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। बहुत सारे बुक्स में आप ये टर्म्स देखेंगे। अर्ली हड़प्पन का मतलब रहता है बहुत सारे फेजेस जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के नियोलिथिक कल्चर को फॉलो कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको नियोलिथिक एज के बारे बताया था। नियोलिथिक एज में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जब मेटल की डिस्कवरी हो जाती है, लोग जो है चाल्कोलिथिक एज में ट्रांजिशन कर जाते हैं, एंड इनके साथ जो इनके बहुत सारे टेक्निक्स थे, जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ मड हाउसेज हुआ, ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हमें देखा था कि चाल्कोलिथिक एज में पाया गया, एंड कॉपर एलिमेंट्स, ये सारी चीजें आप देखोगे अर्ली हड़प्पन फेज में आपको मिल जाएंगी। बट यहाँ पर आप ये नहीं देखोगे कि प्रॉपर सिटीज हो गई है। यहाँ पर अभी भी आप देखोगे कि आइसोलेटेड विलेजेस के जैसे आपको चीजें मिली है। मैच्योर हड़प्पन फेज में आप देखोगे ना, बड़े बड़े सिटीज फॉर्म हो गए। यू विल सी प्रॉपर टाउन प्लानिंग, आपको प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम एक दिखेगा। आप देखोगे बड़े बड़े ऐसे इमारती बने हुए हैं हड़प्पन में जो टेक्निकली दुनिया में आज के डेट में हम पाए जाते हैं। सो इट वाज अ वेरी वेरी एडवांस्ड फेज, बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस फेज था, इसीलिए हम इसे मैच्योर फेज भी कहते हैं। लेटर हड़प्पन में आप क्या देखते हो कि लोग है ना इन सिटीज को छोड़ के चले जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत सारे रीजंस थे हड़प्पन ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन को डिक्लाइन करने में। तो इट कैन बी फ्लड, इट कैन बी मैसेकर, इट कैन बी फॉरेन इन्वेजन, इट कैन बी शिफ्टिंग ऑफ द इंडस, बट फॉर वॉट एवर रीजन आप देखोगे कि जो सिटीज थे, जो बड़े बड़े पहले सिटीज फॉर्म हो गए थे, वो सारे के सारे सिटीज ना अब डिक्लाइन करते हैं। तो 3 फेज रहता है। एक फेज में अर्ली फेज रहता है जिसमें लोग काफी प्रिमिटिव रहते हैं, धीरे धीरे उन्हें चीजों की यूज आती है, एंड दे मल्टीप्लाई, दे मैग्नीफाई एंड दे फॉर्म ब्यूटिफुल सिटीज विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड फॉर्मिंग द मॉडर्न डे ऑड हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद आप क्या देखते हो, धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन जो है, इनके लोग इसे छोड़ के जाने लगते हैं फॉर वॉट एवर रीजन व्हाटसोएवर, ये लोग छोड़ कर जाने लगते हैं। और यहाँ आपको समझ में आता है कि भाई अब तो ये सिविलाइजेशन जो है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, एंड दिस वाज द लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन।
पहले कुछ प्रीलिम पार्ट के क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब दे देती हूँ। ये आपके सामने जो मैप है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो मैप है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंट पे आप देखोगे कि सिविलाइजेशन को पाया गया था। यहाँ पे यूजुअली अगर आप स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को देखो या यूपीएससी के ही प्रीलिम लेवल के क्वेश्चंस को देखो तो वो जानना चाहते हैं कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट क्या था, नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या था, सदर्न मोस्ट साइट क्या था, ईस्टर्न मोस्ट क्या था, वेस्टर्न मोस्ट क्या था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले मैप पे आप नोटिस करिए जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर जो है वो आपके अफगानिस्तान एरिया में है। इस एरिया का नाम है सुत्का गेंदोर। सुत्का गेंदोर, आई एम श्योर आप सबको अपने स्क्रीन में ये दिख रहा। फॉर दोज ऑफ यू जिसको स्पेलिंग में इश्यूज है, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर। वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर है, इसका नाम है सुत्का गेंदोर। फिर अगर आप चले जाते हैं ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर, सबसे ईस्ट की तरफ जो इसका बॉर्डर है वो रहता है इंडियन स्टेट ऑफ यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक बॉर्डर है इसका, एंड इस एरिया का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। सबसे नॉर्थ में जो इसका बॉर्डर है इस दैट इज इन द स्टेट ऑफ जम्मू, जिसका नाम है मांडू। जिसका नाम है मांडू। जम्मू के स्टेट पे मांडू है नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर। और साउथ के तरफ सबसे सदर्न मोस्ट बॉर्डर जो महाराष्ट्र के पास आ जाता है, दिस एरिया इज नोन एज दायमाबाद। तो अगर आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ देखना चाहते हो, दिस इज द इंफॉर्मेशन। वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर इज इन सुत्का गेंदोर बालूचिस्तान। ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर इज आलमगीरपुर यूपी। नॉर्दर्न बॉर्डर इज मांडू इन जम्मू एंड सदर्न बॉर्डर इज दायमाबाद इन महाराष्ट्र। अब आपको ये जो साइट्स आपको चाहिए यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया है। बहुत वक्त आप देखोगे आपके यूपीएससी में या डब्ल्यूबीसीएस में ये कुछ आपको साइट्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये साइट्स आपके इंडिया में है या नहीं। आइडेंटिफाई विच साइट्स आर इन इंडिया, आइडेंटिफाई विच स्टेट्स आर नॉट इन इंडिया। इसके लिए अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से रेफर करोगे, यू विल सी कि हम सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमने इसमें लिख दिया है। तो इंडिया में जो जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, वन इज कालीबंगन जो इंडिया का सबसे बड़ा साइट है, दैट इज कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। देन यू हैव लोथल इन गुजरात, लोथल, ढोरावीरा, रंगपुर, सुरकोतदा इन गुजरात, बनवाली इन हरियाणा, रोपर इन पंजाब, और पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहिंजोदारो है, ठीक है, यहाँ एंड चहुन्नादारो। ये सारे स्टेट्स आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच जो डिफरेंशिएशन आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आई स्टिल रिपीट इट वंस मोर। अगर आप देख लो स्टेट ऑफ राजस्थान, सो आप इसे अच्छे से एक बार मैप में अगर प्लॉटिंग कर लेंगे, आई थिंक आपको ये बहुत हेल्प करेगा टू रिमेंबर योर साइट्स। सो अगर आपको अच्छे से याद करना है कि इंडिया में कौन कौन से जगह पे है, सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर राजस्थान। देखो राजस्थान के एरिया में, आप राजस्थान के एरिया को देखो, फर्स्ट एरिया इज कालीबंगन। सबसे पहला जो जगह है आपको याद करना है दैट इज कालीबंगन। उसके बाद आप चले जाओ गुजरात की तरफ, देखो गुजरात का बहुत मेजर पोर्शन कवर होता है, वहां पे आप नाम देख लो, धोलावीरा, सुरकोतदा, यस, लोथल। उसके बाद आप याद कर लो रंगपुर इज देयर, रंगपुर है यहाँ पर, रंगपुर है यहाँ पर, सुरकोतदा है, ठीक है। देन आप देख लो हरियाणा में आपका बनवाली है, यू गो टू दिस एरिया, हरियाणा में आपका बनवाली है, पंजाब में आपका रोपर है, ठीक है। देन यू हैव राखीगढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है राखीगढ़ी, एंड यू विल सी हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो, जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो, ऑल दैट यू विल सी इज देयर इन पाकिस्तान एरिया, ठीक है। पाकिस्तान एरिया में आप देखोगे मोहिंजोदारो है, पाकिस्तान में आप देखोगे हड़प्पा है, इंडिया की तरफ नहीं है, एंड चहुन्नादारो इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता रहेगा यू विल बी सीइंग कि और नए नए जगहों के नाम आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज परेशान मत होइए। सारे के सारे जो नाम रहेंगे वो हम लास्ट के तरफ आपको अच्छी तरीके से आई हैव मेड प्रॉपर बॉक्सेस फॉर यू सच दैट कि आप उसे ना अच्छी तरीके से आप देख पाओ कहाँ पे क्या मिला था। बट उसके पहले ना पहले कॉन्सेप्चुअली इस जगह को समझने की कोशिश करो। हमने अच्छे से याद है कि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन आया था वो था नियोलिथिक सिविलाइजेशन, ठीक है। आप देखोगे अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में
ये जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज था उसमें आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो नियोलिथिक के साथ मैच करते थे। नियोलिथिक और चालकोलिथिक के बीच का जो ट्रांजिशन फेज था उसका भी बहुत सारा एविडेंस आपको अर्ली हड़प्पन साइट्स में मिलेंगे। और ये जो अर्ली हड़प्पा का फेज था दैट वाज बिटवीन 3300 BC टू 2600 BCE, यू नो द बिफोर, अच्छा BCE का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, या बिफोर कॉमन एरा। बहुत सारे इसे क्राइस्ट एरा कहते हैं, बहुत सारे लोग कॉमन एरा कहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे याद करना चाहते हो। आप बिफोर कॉमन एरा वुड बी द बेटर चॉइस। सो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो 3300 से लेके 2600 BCE बिफोर कॉमन एरा में पाया गया है, ठीक है। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज था। आप देखोगे कि ये जो छोटे छोटे विलेजेस है, ठीक है, ये इमर्ज कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। एंड इस मैसिव डेवलपमेंट के बाद दे हैव फॉर्म्ड वेरी 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 वेल डेवलप्ड सिटीज, ठीक है। इन सिटीज में आप प्रॉपर टाउन प्लानिंग पाओगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पाओगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पाओगे, यू विल फाइंड प्रॉपर आर्ट ओवर हियर एंड यू विल फाइंड मेनी स्क्रिप्चर्स ओवर हियर। एंड ये जो फेज रहता है इसे हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC। फाइनली आप क्या देखते हो कि ये जो बड़े बड़े सिटीज है ये ना डिक्लाइन के फेज में चली जाती है, यू नो। अब आप बताएंगे मैडम हम लोग को कैसे पता डिक्लाइन हो रहा है? हमें डिक्लाइन ऐसे पता चलता है जिन साइट्स पे जो बड़े बड़े साइट्स थे उसमें आप डिस्ट्रक्शन देखोगे, यू विल सी डिस्ट्रक्शन इन दीज प्लेसेस। आप देखोगे कि वेल केप्ट जगह नहीं था। आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो जगह है यहाँ से लोग इस जगह को छोड़ कर जा रहे हैं। एंड इस फेज में आप देखोगे बड़े बड़े जो सिटीज थे वो डिसऑर्गेनाइज हो रहे हैं एंड अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं, ऐसे प्रॉपर एविडेंस आपको मिलेंगे। और ये आप देखोगे लेटर हड़प्पन फेज में दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1900 BC टू 1300 BCE। अब देखिए, जब भी हम कहते हैं कि मैं सिविलाइज्ड हूँ, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल कभी भी ये आके कहता है कि मैं सिविलाइज्ड हूँ, तो उससे हम पहले क्वेश्चन क्या करते हैं? यूजुअल सिनारियो में हम उससे पहला क्वेश्चन करते हैं कि सर आप कहाँ से पढ़े लिखे हो, आप कहाँ से आए हो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एजुकेटेड आर यू। अब देखिए, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में ना एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मिला था, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट था वो एक पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट था। इस वर्ड को प्लीज मार्क करिएगा, इट वॉज अ पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। अब पिक्टोग्राफिकल का मतलब क्या है कि यू विल फाइंड देयर वर मेनी पिक्चर्स, लिखते लिखते सिंबल्स के साथ बहुत सारे पिक्चर्स पाए गए थे, ठीक है, बहुत सारे पिक्चर्स पाए गए थे। तो लिखते लिखते ये लोग पिक्चर्स का यूज करते थे। एंड ये जो स्क्रिप्ट था वो इस तरीके से लिखा जाता था, इस टाइप के इसमें। तो इट यूज टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एंड देन राइट टू लेफ्ट। लोग ऐसे इस तरीके से लिखा करते थे, बड़े ही सुंदर तरीके से इस तरह से ये लोग अपना भाषा को लिखा करते थे। हड़प्पन वैली की इस स्क्रिप्ट का नाम था द बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये है अनडेसिफर्ड। ये स्क्रिप्ट जो है वो एक अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडेसिफर्ड? अनडेसिफर्ड का मतलब है कि इसका मीनिंग इसका मीनिंग आज तक हमारे किसी हिस्टोरियन ने निकालने की कोशिश नहीं की। आई एम सो सॉरी, कोशिश जरूर की, निकाल नहीं पाए। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या है कि हमारे कोई भी हिस्टोरियन ने इसका मतलब निकाल नहीं पाया है। इतने सारे सिंबल्स है, देयर वर समवेयर अराउंड 400 सिंबल्स इन बोस्ट्रोफेडन। जाहिर सी बात है, अब हम जो ABCD बोलते हैं, A to Z हम बोलते हैं, वी नो वी हैव 26 अल्फाबेट्स। तो इसके अगेंस्ट पे आप देखो 400 ऐसे अल्फाबेट्स टाइप की चीजें थे जिसे समझना था। तो आज तक हमारे हिस्टोरियन ने ये डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि बोस्ट्रोफेडन में जो उन्होंने लिखा था उसका क्या मतलब था। तो किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी जगह को सिविलाइजेशन बताने से पहले हम पहले चेक करें कि वो कितना, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे थे। सो द बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट वाज द स्क्रिप्ट दैट वाज फाउंड देयर, जिसका मतलब हमें आज भी नहीं पता है। अब सेकंड चीजें हमें क्या मिली थी, मैं आपको अच्छे से लिस्ट कर रही हूँ, आप उसे इसी क्रम में उतारते जाइएगा। मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर नोट्स उसी
अंदाज में जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आई होप आपने ये नोटिस किया होगा और आपने ये नोट कर लिया होगा कि हमने बात किया था उनके लैंग्वेज के बारे। सो वहां पर उनका जो स्क्रिप्ट था उसका नाम था बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट था, अनडेसिफर्ड है। सेकेंड, वहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग की गई है। प्लीज मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा, प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग की गई है। अब देखिए ये टाउन प्लानिंग कैसे हुआ था। अगर आप नॉर्मली हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन को देखोगे, किसी भी डायग्राम में आप देखोगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे, मैक्सिमम टाउन्स में, एक ही टाउन के बारे में बात करूंगी, मैक्सिमम टाउन्स में इसी तरह का आप चीजें को देखोगे कि देयर आर हाउसेस से, यहाँ पर आपके इस तरह के हाउसेस बने हुए हैं, बहुत सारे हाउसेस है, एकदम न्यूमरस हाउसेस आप देखोगे बना हुआ है, ठीक है। यू विल सी कि पूरे टाउन के चारों तरफ ये टाउन जो है प्रॉपरली फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब देयर आर बिग वॉल्स सराउंडिंग द सिटी। सिटी को फॉरेन इन्वेजन से बचाने के लिए, सिटी में लोगों के एंट्री और एग्जिट को देखने के लिए बड़े बड़े वॉल्स बनाए गए हैं। दैट मीन्स जो पहला फीचर था वहां का, दैट वॉज फोर्टिफिकेशन ऑफ द सिटीज। पहला चीज जो हम देखते हैं कि ये लोग अपने सिटीज को अच्छी तरीके से फोर्टिफाई करते हैं। दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो वो ये रेगुलेट करना चाहते हैं कि बाहर से कितने लोग हमारे हमारी जगह पे आए, हमारे लैंड पे आए, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भाई फॉरेन एनिमी से बचने के लिए वो लोग अपने लैंड को इस तरह से यूज करते हैं। सेकेंड चीज आप क्या नोटिस करोगे, सेकेंड आप ये देखोगे कि जितने भी घर हैं ऑल ऑफ देम आर रेक्टेंगुलर इन शेप, एकदम प्रॉपरली शेप्ड, प्रॉपरली आर्किटेक्चरली शेप्ड हाउसेस है, रेक्टेंगुलर शेप्ड घर है, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगुलर शेप्ड घर है ये कभी कभी एक स्टोरी के भी होते थे, यानी कि एक तल्ले का घर होता था, वरना आप देखोगे स्टेयरकेस पाया गया है। तो अब स्टेयरकेस पाया गया है, इसका मतलब है सेकंड स्टोरी भी हो गई, दूसरा फ्लोर होगा ही इस घर पे। अब थर्ड चीज आप क्या देखोगे, इन सारे हाउसेस में ना आप देखोगे एक तरह का आंगन है, ठीक है। आंगन मीन्स कोर्टयार्ड, मतलब एक तरह का आंगन है। घर के बीचों बीच एक आंगन, एक ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस में आप देखोगे एक वेल है और इसके चारों तरफ रूम्स है, ठीक है, चारों तरफ रूम्स है। अब ये रूम्स हो सकता है रहने के लिए रखे गए होंगे या फिर खाना बनाने के लिए, फॉर वॉट एवर पर्पसेस। यू विल सी कि चारों एक आंगन है, आंगन में एक कुआं है और चारों तरफ रूम्स है। अब बाहर की तरफ एंड जितने एग्जिट है, जितने भी घरों के एग्जिट है वो कभी भी डायरेक्टली रोड्स पे नहीं है। नन ऑफ द एग्जिट्स ऑफ द हाउस आर देयर ऑन रोड्स। सारे जो एग्जिट है वो घर के बगल में एक पतली गली में होता है एंड इस पतली गली से चलते हुए कोई भी इंडिविजुअल घर से बाहर निकल सकता है। रोड की तरफ एक छोटा सा एंट्रेंस है जो ओपन रखा जाता था, और यहाँ पर भी एक कुआं है। इसका मतलब आप समझो, घर के पास दो वेल्स होने का क्या मतलब है, तो डेफिनेटली दे वर हॉस्पिटेबल पीपल। हॉस्पिटेबल मतलब बाहर से अगर कोई किसी इंसान को पानी की जरूरत है, उस इंसान को इनके घर पे नहीं आना पड़ेगा, वो इंसान घर के बाहर वाले कुएं को ही एक्सेस कर सकता है और उसे एक्सेस करके ही वो बाहर से निकल जाता है। थर्ड चीज आप क्या देखोगे, इनका ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो इन्होंने क्या किया था ना, अपने ड्रेनेज सिस्टम को ना बहुत साइंटिफिकली बनाया है। पहला आप क्या देखोगे, हर घर में एक ड्रेन है। एवरी इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैज अ ड्रेन। ये जो ड्रेन है यूजुअली पतला रहता है और ये ड्रेन जाके रास्ते के ड्रेन के साथ मिल जाता है। रास्ते का ड्रेन जो होता है वो नीचे की तरफ एकदम अच्छे से खोदा हुआ रहता है और इस ड्रेन से काफी ज्यादा थिक रहता है, मतलब अराउंड 2.5 to 5 फीट डीप वो रहता है। और ये जो ड्रेन्स रहते हैं ये बाहर की तरफ बड़े अच्छे से स्लोपिंग मैनर में सिटी के बाहर सारा ये गंदगी लेकर चले जाते हैं और वहां पे और बड़े बड़े ड्रेन्स रहते हैं जो सिटी से उनका सारा गंदगी बाहर निकाल देते हैं। सो इनके जो ड्रेन्स है आप देखोगे वो सक्सेसिव मैनर में है। एक तो कभी एकदम पतला घर से निकलेगा, रोड पे जाते जाते और थोड़ा ये थिक हो जाएगा एंड बाय द टाइम ये सिटी के बाहर जाए ये एकदम मोटा मोटा प्रॉपर होल्स बन जाएगा, प्रॉपर ये आपका ड्रेन्स बन जाएंगे। सारे के सारे जो ड्रेन्स विद इन द सिटी थे वो थे वेल कवर्ड। अब वेल कवर्ड का मतलब सोचो,
नॉर्मली आप अभी भी देखोगे तो इंडिया में बहुत जगह आप देखोगे बड़े बड़े ड्रेन्स है, आप देखोगे बड़े बड़े ऐसे ड्रेन्स रास्ते में खुले रहते हैं, उसके ऊपर फ्लाइज लगता है एंड कीड़े लगते हैं एंड उससे गंदे गंदे चीजें आती है। और आपको पता है इंडिया में कितना डायरिया है, कितना कॉलेरा इश्यूज है, कितना मलेरिया का इशू है। तो वो ये क्यों होता है? ये ऑब्वियसली रीजन है कि गंदगी की वजह से होती है। तो उस वक्त के जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में आप ये नोटिस करोगे कि इन चीजों की बहुत ज्यादा ख्याल रखी गई थी। तो आप सोचो अगर ड्रेनेज सिस्टम बना है, दैट मीन्स दे वर वेरी सीरियस अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन। भाई हमें हेल्थ तो चाहिए ही, हमें सैनिटेशन भी चाहिए। वी शुड रिमेन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सो सैनिटेशन, हेल्थ, इसका प्रॉपर ख्याल रखा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके बाद आप क्या नोटिस करोगे? अब देखो सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? हम प्रॉपर घरों में रहें, हम जो है हमारे जो घर है वी आर हॉस्पिटेबल टूवर्ड्स अदर्स, हमने अच्छी तरीके से अपना लैंग्वेज सीख लिया है, हम बातें करेंगे हेल्थ के बारे, हम बात करेंगे सैनिटेशन के बारे। एंड इससे हमें क्या समझ में आएगा कि एक जगह पूरी तरीके से सिविलाइज हो गया है। अब एक सिविलाइजेशन का ना और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और वो पार्ट रहता है रिलीजन। और वो पार्ट हमारा क्या होता है? दैट पार्ट इज रिलीजन। अब देखिए, हम जब रिलीजन की बात करते हैं, आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना एक बहुत बहुत अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने सुना होगा बहुत सारे सील्स पाए गए थे। सील्स मतलब सिंपल टर्म्स में बोलूं तो स्टैम्प्स जो नहीं होते, जैसे इस तरह के स्टैम्प्स रहते हैं ना, आप देखोगे मोहर, जिसे हम मोहर भी कह सकते हैं, स्टैम्प भी कह सकते हैं, जिसे हम एक नॉर्मली लोग ठप्पा लगाते हैं पेपर पे, उस तरह के स्टैम्प्स पाए गए थे। और इस स्टैम्प पे ना बहुत अच्छे कार्विंग्स थे, बहुत अच्छे कार्विंग्स थे। इनमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्विंग था पशुपति शिव का। अब इसे ना हम पशुपति महादेव का भी नाम दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गिव इट द नेम ऑफ पशुपति महादेव। ये जो सील था ये प्रैक्टिकली पाया गया था मोहनजोदारो में। ये ना मोहनजोदारो में पाया गया था। एंड आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आपके यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस का ये बड़ा ही फेवरेट सील है। इस सील में आप अगर देखोगे योगिक पोजीशन में एक आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके सर पे ही हैज अ थ्री हॉर्न्ड हेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, इनके पैर के पास दो डियर्स है। देयर आर टू डियर्स नियर हिज फीट। ये सबको दिख रहा होगा। अब आप देखो यहाँ पर देयर इज अ टाइगर, यहाँ पर देयर इज अ बफलो, यहाँ पर देयर इज अ राइनो एंड यहाँ पर एक एलिफेंट है। सो पशुपति शिव जो है, कहा जाता है ही वॉज द प्रोटोटाइप या द ओल्डर वर्जन ऑफ शिवजी के पुराने अवतार माने जाते हैं। इनका थ्री हॉर्न हेड है, योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग्ड पोजीशन। एंड इनके आसपास 5 एनिमल्स हैं। इन 5 एनिमल्स, ये 5 एनिमल्स कौन कौन से हैं? बिकॉज क्वेश्चंस 5 एनिमल्स पे ही आता है। 5 एनिमल्स है, 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। टोटल नंबर में अगर आप देखो 6 एनिमल्स है, 5 टाइप्स, टोटल 6 एनिमल्स। इनमें क्या है पहले तो बता देती हूँ, 2 डियर है, पैर के पास देयर आर 2 डियर्स। फिर आप देखो यहाँ पर देयर इज अ टाइगर, देन देयर इज अ टाइगर, ठीक है, देन देयर इज अ राइनो, देन देयर इज अ बफलो एंड देन यू विल सी एन एलिफेंट, ठीक है। तो 5 एनिमल्स। और ये जो है ये बेसिकली दिखाता है कि उस वक्त के जो लोग हैं वो भी रिलीजन में बिलीव करते थे। इसके अलावा आपको ना मदर गॉडेस का भी बहुत सारा सील्स मिलेगा। मदर गॉडेस, माँ का सील्स बहुत सारा मिलेगा। इसमें आप क्या देखते हो कि इन्हें फर्टिलिटी गॉडेस के नाम पर पूजा जाता था। फर्टिलिटी यानी कि फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो गॉडेसेस थी, ये बेसिकली उत्पादन की तरफ, जन्म की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी थी। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर लिंगम वर्शिप भी होता था, यानी सील्स पे मेल और फीमेल प्राइवेट पार्ट्स को बनाकर उसकी भी पूजा की जाती थी। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिंगम वर्शिप विच वॉज वेरी वेरी प्रिडोमिनेंट इन द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन फेज। अब इसके बाद पूरे ही सिविलाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा एम्यूलेट्स मिलेंगे।
आपको बहुत ही सारे एम्यूलेट्स मिलेंगे। एम्यूलेट्स का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ताबीज होता है ना, ताबीज जो हम हाथों में बांधते हैं उसे हम एम्यूलेट बोलते हैं। तो ये जो एम्यूलेट फॉर्म्स था ये बहुत सारे नंबर्स में वहां पाया गया था। तो हमें समझ में आया भाई एम्यूलेट और ताबीज हम क्यों रखते हैं। यूजुअली हम रखते हैं कि हम भूतों को दूर भगाए और इविल फोर्सेस जो हमारे आसपास है उसे हम दूर भगाए। तो जाहिर सा बात है यहाँ के लोग ये जो एम्यूलेट्स और एम्यूलेट्स और ताबीज बांधते थे उसका भी रीजन यही होता होगा कि ये भी भूत प्रेत में एंड इविल फोर्सेस में बिलीव करते थे। तो उनका रिलीजियस माइंडसेट हमें इन चीजों से पता चलता है। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि हड़प्पा में देयर वर प्रॉपर बेरियल प्रैक्टिसेस। अगर आप बेरियल प्रैक्टिसेस यानी कि अपने डेड, उनके जो डेड को डिस्पोज करने का तरीका था वो बहुत प्रॉपर था। इनके जितने भी बॉडीज पाए गए हैं, जितने डेड बॉडीज थे, दे वर ओरिएंटेड इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ उन्हें करा जाता था और जो हेड था वो हमेशा नॉर्थ में रहता था एंड जो पैर थी वो हमेशा ऑब्वियसली साउथ की तरफ रहती थी। सो दिस ओरिएंटेशन वाज सीन इन ऑल ग्रेव्स। जितने सारे ग्रेव्स थे सारे के सारे ग्रेव्स में इस टाइप का ओरिएंटेशन देखा जाएगा। आप देखोगे कि इस ग्रेन्स में अक्सर इनकी चीजों के इनके साथ बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। जैसे आप अक्सर देखोगे एक मेल और एक फीमेल साथ में दफनाए जाते थे। ठीक है, you will see that there were many material remains, बहुत सारा कभी कभी burned grains वगैरह यहाँ पे पाया जाता था। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इन्हें आफ्टर लाइफ में भी इंटरेस्ट था। इन्हें बिलीव था कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है और इस दूसरी दुनिया में जब वो चला जाएगा तो उसे जाहिर सी बात है बहुत सारे उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पन वैली के इकोनॉमी के बारे में। मैं इकोनॉमी के बारे में बात करूंगी। देखो, इनका जो इकोनॉमी था वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर की तरफ पॉइंट करता था। ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर की तरफ पॉइंट करता था मैं आपको बताती हूँ। एग्रीकल्चर की तरफ पॉइंट करता था नंबर वन बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये इंडस नदी के पास थी और हमें अपने जोग्राफिकल सोर्सेज से पता चला है कि पहले का टाइम जो था वो इंडस वाला जो एरिया था दैट वाज वेरी वेरी फर्टाइल, वेरी वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आप क्या देखोगे, बहुत सारे उस वक्त सील्स पाए गए थे। इन सील्स में अगर आप देखोगे आपको दिखेगा एक प्रॉपर बाइसन, एक बड़ा बुल, you'll find bull like creatures over here। और ये जो bull like creatures हैं, अब बुल्स की जरूरत क्या होती है, यूजुअली जो बुल्स रहते हैं वो हमें प्लाउइंग में हेल्प करते हैं, है ना। तो और इसके अलावा यू विल ऑल्सो सी कि बनवाली के एरिया में देयर वॉज अ प्रॉपर प्लेस जो एकदम अच्छे से आप देख सकते हो। वो इमेज आपको गूगल में मिल जाएगा, आप गूगल में वो इमेज चेक करना। बनवाली में एक पूरा फील्ड पाया गया था वो जो बहुत अच्छी तरीके से प्लाउड था। तो अगर इतने अच्छे से प्लाउड जमीन था प्लस इन्होंने अपने कैटल के ऊपर इतना फोकस किया है तो हम इस चीज को डेडिकेट कर सकते हैं, इसे हम निकाल सकते हैं कि भाई ये लोग जो थे ये लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। दे हैड एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर में भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये एक या दो ग्रेन्स उगाते थे, इनके पास बहुत तरह के ग्रेन्स ये यूज करते थे। दे यूज टू प्रोड्यूस व्हीट, दे यूज टू प्रोड्यूस बार्ली, दे यूज टू प्रोड्यूस राई, पीस, मटर जो होता है, व्हीट। ये लोग अब ये सब कहाँ पाए गए हैं, बहुत सारे ग्रेनरीज पाए गए थे। ठीक है, अभी उन ग्रेनरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन ग्रेनरीज में देखा गया ना कि ये जो व्हीट के ग्रेन्स थे ये बड़े अच्छी तरीके से बर्न्ट करके रखे गए। अब आप बोलेंगे मैडम इतने साल तक कहाँ से व्हीट का ग्रेन आपको मिल गया। इन्होंने ना एक प्रेजर्वेशन टेक्निक निकाला था। आई डोंट नो एनी इफ यू पीपल नो, अगर किसी चीज को ड्राई कर दो, आप लोगों ने आजकल ये खाना देखा है ना, जैसे 2 मिनट मैगी नूडल्स वगैरह आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, आप देखोगे मैगी नूडल्स को जब आप पैकेट से निकालोगे वो काफी हार्ड रहता है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता है। तो ये चीज हड़प्पन के लोग समझ चुके थे। उन्होंने भी क्या किया था, अपने ग्रेन्स को बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर दिया था टू द पॉइंट कि ग्रेन्स के अंदर ना कोई मॉइस्चर ही नहीं बचा था। ग्रेन्स को अगर यूज करना रहता था तो उसे आप उबाल कर यूज कर सकते हो, वरना ये एक प्रेजर्वेशन टेक्निक थी जो देखा गया था कि हड़प्पा में है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि हम कहते हैं कि हमें राइस ग्रेन्स, बार्ली ग्रेन्स वगैरह पाई गई है। तो ये जो ग्रेन्स पाए गए थे वो प्रॉपरली प्रिजर्व्ड ग्रेन्स थे, टेक्निक प्रिजर्व्ड ग्रेन्स है, समथिंग जो हम आज के दुनिया में करते हैं। ये चीजें हड़प्पन जो थे वो अपने टाइम में किया करते थे। अब
मैं आपको कुछ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताती हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताती हूँ जो अक्सर आपको एग्जाम्स में मिलेगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे द ग्रेट बाथ की। ये जो ग्रेट बाथ था, दिस वॉज फाउंड इन द प्लेस ऑफ मोहनजोदारो। सबसे पहले आप ये नोट कर लो, इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो। नाउ ये जो ग्रेट बाथ था, यहाँ पर के ना बहुत बड़े फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल पाया गया था, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। इस स्विमिंग पूल में एक प्रॉपर तरीके से एंट्रेंस था पानी का, एंड ये जो पानी का एंट्रेंस था, ये पास के एक वेल से कनेक्टेड था। एक कुआं था इस जगह के पास जिससे ये कनेक्टेड था, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया था कि अगर इस स्विमिंग पूल पे कभी भी इन्हें पानी भरना रहता था तो इस वेल से पानी यहाँ पर लाकर डाला जा सकता था। इजीली पानी इस वेल से ड्रॉ किया जा सकता था। और जब इसका काम खत्म हो जाता, एक ड्रेन था जिसे खोल देने पर प्रॉपर तरीके से सारा का सारा पानी इससे निकल जाता था। इससे हम क्या डिवाइस समझ पाते हैं? प्रॉपर मेथड्स ऑफ वाटर, ऑफ गेटिंग वाटर एंड प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिस्पोजिंग वाटर, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप इस ग्रेट बाथ के पास देखोगे, देयर वर 7 चेंजिंग रूम्स। 7 ऐसे रूम्स बनाए गए थे। प्रॉबेबली हम कहते हैं कि ये चेंजिंग रूम्स थे, कि जो लोग इस रिचुअल में इन्वॉल्व है वो क्या है ना, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस रूम में जाके चेंज कर सकते थे। देन व्हाट यू विल बी सीइंग हियर इज, आप देखोगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, पूरे वॉल्स थे, सारे के सारे ब्रिक्स से बनाए गए थे। एंड दीज ब्रिक्स वर नॉट द नॉर्मल ब्रिक्स जो हम यूज कर रहे थे। इन्होंने इस ब्रिक में बिटुमेन यूज किया था। अब बिटुमेन क्या होता है? आप बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटुमेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटुमेनाइज्ड। इसका मतलब ये था कि ये ब्रिक्स के जो क्रैक्स थे उसे फिल कर दिया गया ताकि पानी का कोई भी लीकेज ना हो, देयर वुड बी नो वेस्ट ऑफ वाटर। इसके अलावा यू विल सी कि कोई स्टोन नहीं यूज किया गया, सिर्फ ब्रिक्स बिटुमेनाइज करके ब्रिक्स को यूज किया गया ताकि ये कभी वेस्ट ना हो। हमें क्या समझ में आता है? प्रॉबेबली यहाँ पे ना रिचुअल बेदिंग हुआ करता था। रिचुअल मतलब जब ये लोग कुछ अनुष्ठान वगैरह करते थे, उसमें ये लोग ऐसे रिचुअल के टाइम पे ये लोग इस ग्रेट बाथ को यूज किया करते थे। इसके अलावा आप देखोगे कि ग्रेनरी भी पाई गई। तो इस ग्रेन ग्रेनरी में आप देखेंगे कि ग्रेन स्टोरेज के लिए प्रॉपर जगह बनाई गई थी, और ग्रेन्स को थ्रैश करने के लिए भी, यानी कि ग्रेन और हस्क को अलग करने के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया गया था। इसके अलावा एक ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदारो में पाई गई थी, और हड़प्पा में there were 6 small granaries found. Prelims level का क्वेश्चन है ये। 6 small granaries were found in Harappa. The great granary was found in Mohenjo-daro. ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कल्चर्स वगैरह थे जो वहाँ के ट्रेडिशन के बारे, सोशल लाइफ के बारे, कल्चर के बारे हमें बताते। उसके बाद हम एरिया वाइज इस चीज को डिवाइड कर देंगे कि कौन से साइट में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम एक स्कल्पचर की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं प्रीस्ट मैन या नोबल मैन, जैसा भी नाम देना चाहो। अब आप इस फिगर को अच्छे से देखो। फर्स्ट थिंग आप नोटिस करो, यू जस्ट नोटिस हिज बियर्ड। एकदम वेल केप्ट, वेल कोम्ड, वेल फैशन्ड बियर्ड है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो फैशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। दे यूज्ड टू बिलीव इन अपीयरेंस अ लॉट, इसीलिए द बियर्ड वाज सो वेल केम्प्ड, द बियर्ड वाज सो वेल कोम्ड, और इतनी अच्छी तरीके से, इतने प्रिसिशन के साथ इसे बनाया गया है। नेक्स्ट आप सेकेंड चीज नोटिस करो, इनके बॉडी में एक प्लीटा ड्यूरा, ठीक है ना, एक प्रॉपर तरीके का इन्होंने एक शॉल रखा है। ट्रेफॉइल पैटर्न का इन्होंने फ्लावर पैटर्न का इन्होंने पूरा ऐसे करके शॉल ओढ़ा हुआ है। अब ये जो शॉल है आप देखो, उनके राइट आर्म के ऊपर जाती है, लेफ्ट आर्म के नीचे से आती है। इससे समझ में आता है कि जो क्लोथ्स वो लोग पहले पहनते थे वो भी वेरी वेल फैशन थे। ये जो पूरा फिगर है दैट इज मेड अप ऑफ स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट इज बेसिकली बेक्ड क्ले।
बेक्ड क्ले का प्रोडक्ट जो होता है, इसे हम स्टीएटाइट, बहुत लोग इसे टेराकोटा भी बोलते हैं। टेराकोटा का दूसरा नाम है स्टीएटाइट, ठीक है। अ डिफरेंट वर्जन ऑफ टेराकोटा इज बेसिकली स्टीएटाइट। तो इस स्टीएटाइट का ये बना हुआ है, ठीक है। इसके आईज एकदम ड्रूपिंग पोजीशन में है, नोज, लिप्स सब कुछ वेल चिजल्ड है। गले के पास में आई डोंट थिंक इट इज वेरी विजिबल, बट यहाँ पे ना इस तरीके से इन्होंने डेंट्स बनाया था जैसे कि वो एक नेकलेस पहने हुए, जैसे उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, भाई ज्वेलरी पहनते थे, सेंस ऑफ स्टाइल था, वेल कोम्ड रहते थे, जाहिर सी बात है सिविलाइज लोगों में आ जाते थे। इसके बाद जो सेकंड चीज आप यहाँ पे देखोगे, यू विल सी अ स्कल्पचर, एक मेल टॉर्सो का स्कल्पचर पाया जाएगा आपको, ठीक है। मेल स्कल्पचर का स्ट्रक्चर में यू विल सी कि इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो यानी कि दीज पीपल यूज्ड प्रॉपर तरीके से इन्होंने बनाया, बट इतना है, बट इतना वाइटैलिटी, इतना ग्रेस के साथ ये पाया गया, मतलब पता चला कि उन्होंने कितने बॉडी के डिटेल्स को उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से बनाया है। इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्कल्पटिंग हैड बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट। फाइनली अगर आप और एक डायग्राम को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज के बारे डिस्कस करना चाहते हैं। फाइनली यू विल सी अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। अब ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल उस वक्त पाई गई थी, शी लुक लाइक अ फीमेल डांसर। कहीं ना कहीं ये त्रिभंगा पोजिशन में खड़ी हुई है, ठीक है। इनके जो आर्म्स है इनके कमर में है, एंड ये कंप्लीटली नेकेड है। अब इनके हाथ में आप देखो, शी हैज वोर्न मेनी बैंगल्स, ऑब्वियसली अगेन सेंस ऑफ स्टाइल। इनका बाल आप देखो, इट हैज बीन मेड इनटू अ प्रॉपर पोनीटेल, अगेन हेयर स्टाइल, सी इट्स हेयर स्टाइल। दे नो हाउ टू डांस, डांसिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यू नीड टू गेट रेडी व्हेन यू डांस, एकदम अच्छी तरीके से चूड़ी वूड़ी पहना कर इन्हें रेडी किया है, ठीक है। उनके एक आर्म में आप देखोगे पूरा आइवरी के बोन्स है, ठीक है। नेकलेसेस, उनके गले में नेकलेस है, अगेन सेंस ऑफ स्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका हेयर इज वेल स्टाइल्ड, हेयर इज ब्रेडेड, एंड इट इज मेड इन ब्रॉन्ज मटीरियल, इट इज मेड इन ब्रॉन्ज मटीरियल। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट दे न्यू हाउ टू यूज ब्रॉन्ज, दे न्यू हाउ टू मेक ब्रॉन्ज, दे यूज्ड व्हाट इज नोन एज द ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक और द लॉस्ट वैक्स टेक्निक और सायर पर्ड्यू, ठीक है। अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, अगर आप अब इसे अच्छे से समराइज करो, आप इससे अब अच्छे से समराइज करो। अगर हम कहते हैं कि इंडस वैली इज अ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा है कि भाई दे वर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, दे हैड अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का नाम था बोस्ट्रोफेडन। हमें क्या इस स्क्रिप्ट का मतलब पता है? नो, इट इज अ अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, बोस्ट्रोफेडन। नाउ नेक्स्ट आप देखो टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट चीज आप आ जाओ टाउन प्लानिंग में। टाउन प्लानिंग के पहले तो आप सबसे बेसिक यूनिट की बात करो, टॉक अबाउट द ब्रिक्स, टॉक अबाउट द ब्रिक्स। जो ब्रिक्स थे वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में थे, 1:2:4 के रेशियो में ब्रिक्स पाए जाते थे। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर इसका हाइट रहता था, 2 सेंटीमीटर इसका विड्थ रहता था, एंड 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ रहता था, ठीक है। इसे आप 4:2:1 करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। 4:2:1 लेंथ ब्रेथ हाइट, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। सबसे ब्रिक्स जो थे वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहते थे। जो ब्रिक्स थे ना वो बर्न्ट ब्रिक्स थे, यानी कि काफी हार्ड ब्रिक्स थे, प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाती थी। इसके बाद आप सेकंड चीजों को देखोगे, दैट इज द हाउस होल्ड, घर। ऑल द हाउसेज वर रेक्टेंगुलर इन नेचर। सारे के सारे हाउसेज में यू विल बी सीइंग कि एक आंगन था, एक कोर्टयार्ड था, और हर कोर्टयार्ड में एक वेल था। एक घर से यूजुअली 2 वेल्स अटैच रहते थे, एक कोर्टयार्ड में रहता था, एक बाहर की तरफ रहता था। हर घर से ड्रेन्स बाहर की तरफ निकलते थे, ठीक है। हर घर से ड्रेन्स निकलते थे, ऑल दे हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से ड्रेन्स निकलते थे, बाहर की तरफ जाते थे बड़े ड्रेन्स में, एंड दीज ड्रेन्स यूज्ड टू इन टर्न ड्रेन आउट इन बिगर ड्रेन्स। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड एंड रेगुलर मैनहोल्स थे, भाई साफ सुथरा। they were particular about their health and they were very particular about the sanitation. Again civilization का सबसे important part health and civilization. इसके बाद अगर आप घरों का ढांचा से बाहर आओ, आप देखो कि जितने सारे streets थे they were all at right angles, सारे ने एक दूसरे को right angles में intersect किया था।
कोई भी ऐसा घर नहीं था जो प्रोट्रूडिंग था, यानी कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड टाउन्स, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होम्स। इसके बाद अगर आप देखो रास्तों की जो चौड़ाई थी, दे वर सो थिक कि आराम से बुलॉक कार्ट्स आसपास जा आ सकते थे, यानी कि उन्हें पता था कि ट्रैवलिंग के लिए उन्हें इस जगह की जरूरत है और इस जगह का प्रॉपर ख्याल रखा गया था। उसके बाद आप देखो सब एक सिविलाइजेशन को चलाने के लिए जाहिर सी बात है देयर वर सम पीपल जो रूलर क्लास रहा करते थे एंड जो आम जनता को देखा करते थे। इन इन जैसे लोगों के लिए इन्होंने बाहर एक अपर स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि थोड़ा सा एक एलिवेशन पे उन्होंने बहुत सारे घर मिलते हैं। इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर को सिटाडेल का नाम दिया जाता है, सिटाडेल। तो कहा जाता है हो सकता है कि सिटाडेल में उस वक्त के राजा महाराजा और उनके मंत्री रहा करते थे जो वहां का सिविलाइजेशन को देखा करते थे, वहां के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। तो ये जिस एलिवेटेड एरिया में रहते थे इसका नाम था सिटाडेल, और नीचे की तरफ आपकी आम जनता रहा करती थी। दैट इज द सेकेंड पार्ट। अब आप देखो इसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद आप क्या देखते हो कि बहुत तरह के बिल्डिंग, समझ लो ग्रेट बाथ आपको मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी आपको मोहनजोदारो में मिलता है। हर जगह आपको यू विल फाइंड बीड्स, यू विल फाइंड सील्स, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया के भी सील्स यहाँ पाए गए हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के भी सील्स पाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लोग ट्रेडिंग भी करते थे, है ना। दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो, यानी कि इनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छा था। फिर आप इनके बेरियल सिस्टम को देख लो। जब इनके नॉर्मल लोग मर जाते थे उन्हें वो ले जाकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सुलाया करते थे। अक्सर आपका कपिल बेरियल्स भी देखा जाता था। इस कपिल बेरियल्स के साथ आप बहुत देखोगे कि बहुत सारी मटीरियलिस्टिक गुड्स भी दी जाती थी। सिंपल मीनिंग है इसका, अगर मटीरियलिस्टिक गुड्स दिया जा रहा है तो आफ्टर लाइफ में बिलीव कर रहे हैं। अब आप बात कर लो सील्स के बारे। जितने सारे सील्स थे इनके, उन इसमें ना इन्होंने अपने भगवानों को, अपने गॉड्स को उसमें डिपिक्ट किया था। तो यहाँ पर आपको कोई आइडॉल नहीं मिल रहा, आपको कोई प्रॉपर मूर्ति नहीं मिल रही है जिससे ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये क्या करते थे कि सील्स को लेते थे, सील्स भी डिजाइन बनाते थे और उस सील्स की पूजा किया करते थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सील जो आप देखोगे दैट वाज द पशुपति शिव सील। पशुपति शिव जी सील जो था वो बेसिकली महादेव भगवान यानी शिव जी का पुराना अवतार माना जाता है। इसमें आप देखोगे कि शिव जी के पैर के पास, महादेव के पैर के पास देयर वर 2 डियर्स, दो हिरन थी उनके पैर के पास, और उनके सर के पास यू विल सी दैट देयर वाज वन राइनो, देयर वाज वन टाइगर, देयर वाज वन एलिफेंट एंड देयर वाज अ बुल। इससे सीधी सी बात हमें क्या समझ में आता है कि भाई ये लोग जानवरों को जानते थे, जानवरों के इंपॉर्टेंस को समझते थे, इसीलिए उन्होंने जानवरों को भगवान के साथ रिलेट कर दिया। इसके बाद अगर आप और आगे इनके रिलीजन के बारे समझना चाहते हो, आप देखोगे दैट दे बिलीव्ड इन व्हाट इज नोन एज लिंगम वर्शिप। जैसे आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है, वैसे ही उस जमाने में भी वो लोग लिंगम वर्शिप करते थे। एंड उस वक्त में ऐसा नहीं था, they used to worship the female lingam and they used to worship the male lingam also, so there was no differentiation between the man and the woman. इसके बाद अगर आप और देखो, ये लोग बेसिकली स्वस्तिक सिंबल, ये जो सिंबल रहता था ना, स्वस्तिक सिंबल जो आजकल हम शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, उस तरह के सिंबल्स को ये लोग यूज किया करते थे। तो टेक्निकली कहा जाता है कि जो स्वस्तिक सिंबल का ओरिजिन था वो हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन से ही किया गया था, राइट। अब आप और अगर देखो, वहां पे मदर गॉडेस यानी कि फर्टिलिटी गॉडेस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ये माना जाता था कि एक भगवान है, एक माँ है जो बेसिकली हमारा उत्पादन कराती है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। अब आपका फिर एक सवाल आएगा, मैम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैसे था? ग्रेट ग्रेनरी को याद कर लो। बहुत सारे ऐसे ऐसे साइट्स है जहां पर आप देखोगे कि प्रॉपर तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, प्रॉपर तरीके से ग्रेन्स को स्टोर किया गया है। इससे आप एक सिंपल चीज समझ सकते हो कि ग्रेन्स को क्यों स्टोर किया जाएगा। अगर उन्हें सरप्लस रखने की आदत हो, उन्हें एक्स्ट्रा खाना रखने की आदत हो, उन्होंने अपने ग्रेन्स को लिया है। इन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए ये लोग उसे टेक्निकली मॉइस्चरलेस कर देते थे, ताकि जब इन्हें जरूरत पड़े तब वो इस ग्रेन्स को यूज कर पाए। जैसे आज हम करते हैं कि आप नॉर्मली किसी चीज को प्रिजर्व करना चाहते हो तो उससे सारा मॉइस्चर निकाल दो। इट वाज टू दैट साइंटिफिक नॉलेज जो उनका था, जो वो उस वक्त में यूज किया करते थे।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक बार सिटी वाइज देख लेते हैं कि सिटी वाइज फाइंडिंग्स क्या हुई थी, बिकॉज अक्सर इस बात से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना। पहला साइट हम हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा वॉज एक्सकवेटेड बाय डी.आर. सानी या दयाराम सानी। पहला साइट था 1921 में इसे पाया गया था। इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि के बैंक्स पे पाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बहुत सारे सैंडस्टोन के स्टैच्यूज मिलते हैं, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी का, जैसे मैंने आपको अभी मेल टॉर्सो दिखाया था, ये मेल टॉर्सो वहां पर हमें मिला था। वी अंडरस्टूड कितना अच्छा ये लोग स्कल्पटिंग करते हैं, इन्हें ह्यूमन बॉडी के चीजों के बारे कितनी अच्छे से पता है। उसके बाद आपको एक ग्रुप ऑफ 6 ग्रेनरीज यहाँ पे मिलता है। ग्रेनरी का मतलब क्या है, ये लोग राइस और व्हीट, ये सब जितने सारे ग्रेन्स थे इन्हें स्टोर करते थे, प्रॉपर तरीके से स्टोर करते थे। फिर हमें देखता है बुलॉक कार्ट्स है यहाँ पे। बुलॉक कार्ट्स का मतलब क्या है, ये लोग ट्रांसपोर्टेशन में बिलीव करते थे, चीजों को इधर से उधर लेकर जाते थे, ठीक है। इनके रोड्स जो थे वो प्रॉपरली बने थे। उसके बाद आप आ जाओ मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो भी आपको इंडस रिवर के पास में मिलेगा। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बैनर्जी इन 1922। यहाँ पर आपको ग्रेट बाथ मिला है। यू हैव फाउंड द ग्रेट ग्रेनरी ओवर हियर। उसके बाद आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला है। पशुपति शिव का सील मिला है, वो जो प्रीस्ट मैन था उनका ये मिला है, और एक कॉटन क्लॉथ भी मिला है। अब कॉटन क्लॉथ का मतलब क्या है, दे हैड लर्न द आर्ट ऑफ कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन का क्या क्या काम है उन्हें अब ये समझ आ गया था। उसके बाद आप बात करो सुतका गेंदोर के बारे। नाउ देखिए, देयर आर टू स्टेट्स, एक का नाम है सुतका गेंदोर। ये जो सुतका गेंदोर है ये बेसिकली बालूचिस्तान पाकिस्तान एरिया में पाया जाता है, ठीक है, रिमेंबर। एंड देयर इज वन प्लेस बाय द नेम ऑफ सुरकोतदा। ये जो सुरकोतदा करके जगह है, दैट इज इन गुजरात, दैट इज अ पोर्ट सिटी इन गुजरात। इन दोनों में ना बहुत सारा डिफरेंस है। अक्सर जो स्टूडेंट्स है एक गलती कर देते हैं कि सुरकोतदा और सुतका गेंदोर को एक तरीके से ये कर देते हैं। तो ये बालूचिस्तान पाकिस्तान में दास्त रिवर के पास पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पर इट वाज लाइक अ ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन द हड़प्पन एंड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। तो ट्रेड, वी न्यू कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड का सील्स पाया गया है। यू विल सी मेनी ऑफ द मेसोपोटामियन बेबीलोनियन सील्स वर फाउंड ओवर हियर। तो इससे हमें समझ में आता है कि भाई ये जो जगह था ये पोर्ट जगह था, यहाँ पे ट्रेडिंग ज्यादा किया जाता था। फिर है चहुन्नोदारो। इसे एनजी मजुमदार ने 1931 में पाया गया था। ये भी इंडस रिवर में है, सो ऑब्वियसली अगर इंडस रिवर के पास है तो पाकिस्तान में है। यहाँ पे ना आपको बहुत जगह पे बीड्स मिलते हैं, बीड्स बड़े बड़े तरह के बीड्स मिलते हैं। बीड्स का मतलब क्या, ये लोग नेकलेस वेकलेस, ये लोग ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्हें मिला करता था। फिर आप देखोगे देयर इज अ प्लेस बाय द नेम ऑफ आमरी। ये भी पाकिस्तान एरिया इंडस के पास है। यहाँ पे आपको एंटीलोप यानी डियर, ये लोग डियर वगैरह को उस वक्त यूज किया करते थे, वो आपको यहाँ दिखेगा। फिर है कालीबंगन, ये हमारे घग्गर रिवर राजस्थान में है। आई एम श्योर यू नो दिस, ये राजस्थान में है घग्गर रिवर के पास में। यहाँ पे ना आपको हवन कुंड यानी कि फायर ऑल्टर देखने को मिलता है। यू फाइंड द बोन ऑफ कैमल्स, यानी कि इन्होंने कैमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया था। यहाँ पे आप देखोगे प्लाव भी पाया गया है। प्लाव मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए, हमें खेत जोतने के लिए जो चीज लगता है, इट इज समथिंग जो ऑक्सिन में बांध के, आपने देखा होगा ना मदर इंडिया में ऐसे ऐसे करके वो लोग टांगते रहते हैं, इट इज नोन एज अ प्लाव। तो इस प्लाव को, एक वुडन प्लाव को यहाँ पे पाया गया है। तो इन्हें क्या है ना, एग्रीकल्चर के बहुत सारे टेक्निक्स अब मिल गए थे, ठीक है। दे फाउंड अ वुडन प्लाव। यहाँ पर इनफैक्ट आपको एक प्लाउड फील्ड भी मिलता है, एक प्लाउड फील्ड भी, वेरी वेल प्लाउड फील्ड भी आपको मिलता है। तो हमें पता चलता है कि भाई ठीक है, इन्हें आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो भी इन्हें आता है। फिर आप आ जाइए लोथल पे। लोथल जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, जो आपके गुजरात में भोगवा नदी के पास पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यू विल फाइंड एन आर्टिफिशियल पोर्ट। देखो अगर आप सुरका गेंदोर की बात करो या आप किसी भी जगह की बात करो, कहीं पर भी प्रॉपर मेड पोर्ट्स नहीं है। दीज प्लेसेस आर नेचुरल पोर्टलैंड्स। मगर आप लोथल में देखोगे कि उन्होंने पूरी तरीके से इंजीनियरिंग करके एक प्रॉपर पोर्ट को यहाँ पे बनाया था। आप देखोगे यहाँ पे एक डॉकयार्ड पाया गया था, यहाँ पे आपको राइस हस्क पाया गया था, है ना। सो ग्रेन्स यूज करते थे। यहाँ पर भी इनके पास हवन कुंड पाए गए थे। हवन कुंड का मतलब क्या है, रिलीजन में ये लोग आगे चले गए थे। एंड दे फाउंड अ गेम लाइक चेस, तो यानी गेम्स एंड गैम्बलिंग ये भी वहां पर स्टार्ट हो चुका था। फिर आप आ जाओ सुरकोतदा में। सुरकोतदा अगेन इन गुजरात,
यहाँ पर आपको बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिलते हैं। अब देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तो हॉर्सेस नहीं थे, तो जाहिर सी बात है ये हॉर्सेस बाहर से ही आए थे। सिंस ये हॉर्सेस बाहर से आए थे, दे पॉइंट एट फॉरेन ट्रेड। और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे बीड्स, फियंस वगैरह के बीड्स मिले थे, जो दिखाता है कि भाई ट्रेडिंग हमेशा से होता रहता था। देन यू टॉक अबाउट बनवाली। अगर अब आप बनवाली की बात करोगे, यहाँ पे भी बार्ली मिला था, यहाँ पे भी बीड्स मिले थे। देन यू कम टू ढोलावीरा, ये आपको गुजरात में मिलेगा। यहाँ पे देयर वाज अ प्रॉपर वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वॉयर, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रॉपर टेक्निक्स जो उन्हें पता था। अब फाइनली आपको एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दूं। देखो मैं यहाँ पे आई जस्ट पुट अ डिस्क्लेमर ओवर हियर। अब आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे बुक से पढ़ोगे, प्लीज एनसीईआरटी का आर.एस. शर्मा का चैप्टर को पढ़ लेना। उसमें आपको बहुत सारे और पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे साइट्स मिलेंगे। आपको परेशान नहीं होना है। जिस तरह से हमने ऐसे टेबल बना के आपको बताया है, अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप अपने नोटबुक्स में उसे एक्स्ट्रा करके नोट करके रखिए। यूजुअली दे डोंट आस्क यू वेरी टू मच डिटेल्स। जितना मैंने आपको यहाँ पर दिया उतना आपके लिए काफी होगा, बट अगर आपको मन है कि नहीं मैं और अच्छे से डिटेल में पढूं, तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो। अब देखो फाइनल जो क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो ये जो रीजंस है ना, ये रीजंस अभी किसी को पता नहीं है। सुनो, दे आर अननोन रीजंस, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं। सबसे पहले थे हमारे आर.ई.एम. व्हीलर, ठीक है। आर.ई.एम. व्हीलर जो थे, उन्होंने बोला था कि आर्यन का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। आर्यन का इन्वेजन हुआ था एंड दैट इज द रीजन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर आप याद करो, मैंने थोड़े देर पहले आपको बोला था कि लेटर इंडस वैली का जो फेज था वो 1300s में था, 1300 बीसी तक चल रहा था, ठीक है। तो लेटर फेज का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी डिक्लाइन में था। तो उस वक्त हो सकता है अगर आर्यंस आए थे, उन्होंने जो बचा कुचा इनका सेटलमेंट था वो खत्म कर दिया था। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड रीजन बहुत सारे लोग जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज द चेंज इन वेदर पैटर्न्स, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई चेंज हो गया था, वेदर पैटर्न ही बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, इसके वजह से एग्रीकल्चर ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये जो जगह है वो पेरिश हो गया था, ठीक है। ये बेसिकली 3 लोगों ने कहा है। वन वाज बीके थापर, ठीक है, इंडिया का बीके थापर था। देन देयर वाज फेयर सर्विस, इन्होंने भी ये बोला था कि भाई वेदर पैटर्न चेंज हो गया होगा, इसीलिए हो सकता है ये खत्म हो गया था। उसके बाद एक थे रॉबर्ट रेक्स, ही सेड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हो गया था बहुत ज्यादा, इसके वजह से फ्लडिंग हो गई थी, फ्लडिंग के वजह से ये लोग भाग गए यहाँ से। That can also be a reason. And one reason was given as change of course of river Indus, जो लैम्ब्रिक ने बोला था कि इंडस रिवर ने अपना बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इन्होंने अपना बहुत ज्यादा कोर्स चेंज किया होगा एंड इसकी वजह से क्या होगा, इनका सेटलमेंट्स खराब हो रहा होगा बार बार। दैट इज वाई दे फाउंड अनदर प्लेस टू स्टे। तो मेनी पीपल हैव मेनी थियोरीज। 3 थियोरीज अगर आप ध्यान रख लो, आर्यन इन्वेजन, change in weather patterns, tectonic movement and change of, ये चारों अगर आप याद कर लो, I think that is more than sufficient for you to remember, ठीक है। guys, thank you so much for watching. This is the end of the Indus Valley Civilization. हम इसके बाद में इसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा वो मैं 1 या 2 दिन में आप लोगों को अपलोडेड मिलेगा। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग पीपीटी से भी पढ़ रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप आर.एस. शर्मा की भी नोट्स को पढ़ लेते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू हैव अ ब्रिलियंट डे अहेड। बाय बाय।